भूपेन जी बताएं कि ये दरअसल होता क्या, आज का दिन मनाया क्यों जाता है? इंटरनेशनल प्लास्टिक डे फ्री डे वैसे तो यह वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, क्योंकि 1950s में जब प्लास्टिक बढ़ के जो प्लास्टिक वेस्ट और उसका यूज जो बढ़ के 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक प्रोडक्शन हुआ, तब लोगों में भय फैला कि यार ये एक अलग सा पोल्यूशन जो आ रहा है, हमारी पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, इससे हम कैसे निपटा जाएं। और इस भागदौड़ भरी दुनिया और चकाचौंध और जो लग्जरी लाइफ से जो जनरेशन हुआ प्लास्टिक वेस्ट का, तो अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले, क्योंकि वहां पर जो प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन सबसे ज्यादा अभी भी वहीं पे होता है। और 1950s में जब ये बात निकल के आई, तब उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, क्यों ना एक दिन हम प्लास्टिक फ्री डे बनाए जाए। तो ऐसे करके एक पूरा असाइन करके हुआ, और जो उसमें मैक्सिमम जो अलग अलग कंट्रीज थे वो लोग भी उसमें शामिल हुए, एक सोशल प्लेटफॉर्म बना। और तब से ये 3 जुलाई को ये हम एक इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की शुरुआत हुई है। लेकिन अभी हमारे इंडिया में भी कई लोग जागरूक नहीं होने की वजह से ये दिन को नहीं पता है कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी शुरुआत बस यही थी कि एक दिन हम कम से कम ऐसा रखें कि पूरे दिन हम प्लास्टिक का यूज नहीं करें, इसलिए ये शुरुआत इंटरनेशनल प्लास्टिक डे फ्री डे के। जी, प्लास्टिक का इस्तेमाल, इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर आप खुद या जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर वो कल्पना करें कि आज सुबह जब वो उठें और रात तक जब तक सोएंगे या सोने के बाद भी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पर उनकी जिंदगी में प्लास्टिक मौजूद ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बच तो हम बिल्कुल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड तो हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते बचने की। क्योंकि शुरुआत हम सुबह उठते हैं तो ब्रश, प्लास्टिक से लेके जो आपकी दिनचर्या होती है, मैक्सिमम हमारी तमाम चीजें जो दिनचर्या जो हमारी जुड़ी हुई है, लगभग नहाने की बाल्टी की प्लास्टिक, मग्गा प्लास्टिक का, उसके अलावा हम और भी चीज हमारे सब चीजें मैक्सिमम सब प्लास्टिक के हैं। लेकिन इन चीज़ों का यूज़ तो हम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात होती है प्लास्टिक की हम बात करें, तो जो प्लास्टिक में मुख्य रूप से आता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हमें अवॉइड करना चाहिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जी, प्लास्टिक को लेकर आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, सिंगल यूज़, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक गवर्नमेंट द्वारा बैन भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है, और क्या दूसरी तरह का भी कोई प्लास्टिक होता है? लोगों को लगता है जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक है, इसमें क्या सिंगल यूज़ या डबल यूज़ या मल्टीपल यूज़? हाँ, राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना जारी हुई थी 21 जुलाई 2010 को, और 1 अगस्त 2010 से राज्य सरकार द्वारा, जिसमें कोई भी व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाले, रेडी लगाने वाले, माल पदाई के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा। राज्य सरकार ने कैरी बैग पर बैन कर दिया था, क्योंकि हमारे मुख्यतः जो कैरी बैग का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक का। केंद्र सरकार ने भी इस पर पाबंदी लगाई। और केंद्र सरकार की जब अधिसूचना, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी किया, तो वहां पर भी पहले जो अधिसूचना थी केंद्र सरकार की, उसमें जो यूज हो रहा था प्लास्टिक वो 40 माइक्रोन की साइज का था, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 50 माइक्रोन की साइज का कर दिया। लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 1 अगस्त 2010 से प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्णतः 100% बैन कर दिया गया है जी। कई और राज्यों ने भी, उत्तराखंड हो गए और महाराष्ट्र ने भी अभी पिछले 2-3 महीनों से किया है। कई जी, इससे पहले कि माइक्रोन पर आए, इस पहली को बूझें, थोड़ा सा ही बताएं कि पाबंदी तो राज्य सरकार ने भी लगा रखी है कैरी बैग पर, और केंद्र सरकार की भी पाबंदी है, इन सब के बावजूद वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि राज्य सरकार का काम जो होता है एक स्तर पर होता है, और अधिकारी उसकी तालीम करते हैं, अनुपालना भी करते हैं, समझाइश भी करते हैं, विज्ञापन द्वारा, रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है। और साल भर में विशेष प्रोग्राम, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन वाला जो ओजोन लेयर दिवस है, और भी कई, जैसे इंटरनेशनल प्लास्टिक डे, हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लास्टिक को कैसे कम किया जाए। हमने बीच बीच में NGO के माध्यम से भी रेहड़ी वालों को उनको समझाया, लेकिन इसमें गलती मैं समझता हूँ दुकानदार की नहीं होती है, क्योंकि आम आदमी जब तक सतर्क नहीं होगा, इंडिविजुअल लेवल पे जब तक वो नहीं सोचेगा कि इसका कितना हार्म मुझे, प्रकृति को या पशुओं को या जंतुओं को है, उसको जब तक समझ में नहीं आएगा
प्लास्टिक यूज करना बंद नहीं होगा। भूपेंद्र जी, क्या कोई पेनल्टी भी है यदि कोई आदमी प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करता हुआ या बेचता हुआ या प्रयुक्त करता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर कुछ पेनल्टी का प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल पेनल्टी का प्रावधान जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, यहाँ पर क्या हुआ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, यूआईटी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में एक लेक पेट्रोलिंग टीम जो गठित हुई है, वो रेगुलरली इसके छापेमारी कार्रवाई और उसकी प्रतिबंधित की जो समस्या उसमें है उसमें कार्रवाई करती है। और उनके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स है 100 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ तक की पेनल्टी लगाती है। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ईपी एक्ट के तहत 1986 के तहत हम लोग उसमें प्रोसिक्यूशन फाइल करते हैं कोर्ट में, जिसमें 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की लगभग सजा हो सकती है। इतनी बड़ी सजा, इन सब के बावजूद कैसे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं? सर, वही मैंने अभी बताया कि अवेयरनेस, जब तक इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस नहीं होगी, हम अभी के जनरेशन की हम बात करें, इवन छोटे बच्चे, नर्सरी, प्ले ग्रुप वाले, उनको भी पता है कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, कचरा डस्टबिन में डालना, फैलाना नहीं। लेकिन जो लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं उन्हें हमें इंडिविजुअल लेवल पे समझाना पड़ेगा। भूपेंद्र जी, अब लौटते हैं माइक्रोन पर। ये माइक्रोन क्या होता है? और आपने 40 माइक्रोन और 50 माइक्रोन ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, ये क्या होते हैं? माइक्रोन एक थिकनेस की साइज होती है, जिसमें हम प्लास्टिक की बात करें तो उसकी थिकनेस की साइज होती है, माइक्रोन से हम लेके देते हैं। जितने ज़्यादा माइक्रोन की साइज का प्लास्टिक होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है और उसका उसकी जो डिग्रेडेबिलिटी, जो क्वालिटी होती है वो बहुत इजी होती है और वो उसका हाफ लाइफ टाइम होता है डिग्रेडेशन का, वो भी कम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग ये जो कम माइक्रोन की साइज़ का जो धड़ल्ले से, जो राजस्थान में तो प्लास्टिक बैन है, लेकिन दूसरे राज्यों से जो आ रहा है उसमें जो लो प्लास्टिक का जो रंग बिरंगी आपको जो थैलियाँ मार्केट में मिलती है, सब्जी वालों के पास में, रेडी वालों के पास में, उसकी साइज़ 30 माइक्रोन से भी कम होती है। तो वो कहीं ना कहीं जैसे आपको सीवेज चोक कर रहा है या गाय उसको खा रही है क्योंकि बहुत फाइन वो माइक्रोन का होता है, या उसको डिग्रेडेशन में टाइम लगता है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि एक जो ये प्लास्टिक्स होते हैं इनको डिग्रेड होने में कम से कम 100 से लेके 500 साल तक का समय लगता है। कुछ वैज्ञानिक तो हजारों साल बताते हैं। बिल्कुल, हजारों साल, वो डिपेंड करता है उसकी साइज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जी भूपेंद्र जी, ये जो आपने बताया 50 माइक्रोन से ऊपर के इस्तेमाल करते हैं अगर प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक की चीज, तो वो क्या डिग्रेड नहीं होगी या उसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं? हाँ, 50 माइक्रोन का जो साइज दिया है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो अधिसूचना है उन्होंने जारी किया था। लेकिन हमारे राजस्थान में कैरी बैग में कोई सी भी इन रेस्पेक्ट टू एनी साइज सारी प्लास्टिक कैरी बैग बंद है। और हम तो पब्लिक से ये भी चाहते हैं कि कोई से भी साइज का क्या हो, चाहे वो 80 माइक्रोन का हो, चाहे 60 माइक्रोन का हो, और इसको प्लास्टिक कैरी बैग को अवॉइड करना सीखें। भूपेंद्र जी, प्लास्टिक का कैरी बैग बैन हुआ तो एक नई समस्या हुई। अब कुछ अजीबोगरीब से, वो भी प्लास्टिक से ज़्यादा खतरनाक मटेरियल की जो सॉफ्ट सी थैलियाँ होती है उसमें सामान देने लग गए हैं, जो शायद प्लास्टिक से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, बीच में हमारी नॉलेज में आया है कि कुछ एक कपड़े और प्लास्टिक को मिक्स करके एक जो बैग बनाया हुआ था उसको हमने बाहर टेस्टिंग के लिए भी भेजा, उसमें प्लास्टिक की मात्रा पाई गई थी। और कुछ बड़े मॉल्स जो है उसको यूज़ कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने जब चालान बनाया और प्रोसिक्यूशन किया तो उनको लोगों को समझ में आया, उनको जागरूक किया पहले। तो अभी जितने भी बड़े मॉल्स जहाँ पर ये यूज़ हो रहा था, पॉलीसेक्स के जो बैग जो यूज़ हो रहे थे उसको अभी वो बंद कर दिए गए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये शब्द भी इस्तेमाल में आता है, अभी कितना प्रामाणिक है पता नहीं, लेकिन बहुत सारे दुकानदार जो आपको थैली देते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। क्या ऐसा प्लास्टिक भी होता है? अगर होता है तो वो किस चीज़ से बनता है? हाँ, प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी अभी चलन में आया है। ये होता है कॉर्न, पॉलीसेक्रिन जो कॉर्न होता है, कॉर्न को प्रोसेस करके इसके पॉलीएक्टिक एसिड से जो मटेरियल बनता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलते हैं, जो कि इजीली कुछ सालों में वो डिग्रेड हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। यानी इसे अगर फेंक दिया जाए तो हमारी धरती को ज्यादा नुकसान ना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग ना करें, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में हम जिक्र कर रहे थे कि कोई भी जीवन का ऐसा हिस्सा नहीं है जो प्लास्टिक से मुक्त हो, प्लास्टिक फ्री हमारी जिंदगी है ही नहीं। लेकिन खाने पीने में हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जब आप पैकेज्ड वाटर, हर आदमी पानी की बोतल प्लास्टिक की खरीद कर उससे पानी पीता है और सफर और बाहर तो ये अनिवार्य ही हो जाता है। और इसके अलावा जो खाना भी बाहर भी मिलता है, पैकेज फूड है, वो भी प्लास्टिक में पैक होकर आता है। आपके घर तक भी जो आता है वो भी प्लास्टिक के कटलरी में पैक होता है। आपके फोक या जो भी चीजें वो भी प्लास्टिक की होती हैं। तो खाने पीने में जो ये प्लास्टिक का इस्तेमाल है, क्या ये जायज है?
सर प्लास्टिक तो जायज़ किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जहाँ खाने पीने की हम बात कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के कंटेनर जो हम खाने पीने में यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे नॉर्मल में अगर हम उसको यूज़ करें तो इतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक बना होता है BPA एक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक सिंथेटिक मटेरियल होता है, उसका बना हुआ होता है, बायोफिनाइल उसको बोलते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल जो कंडीशंस में है वो बिल्कुल भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन चूंकि हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक का बोतल हम गाड़ी में रख के भूल गए, या गर्म खाना हम प्लास्टिक में किसी ने पैक कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि खाना तो भारत में गर्मी खाना हाँ गर्मी खाता है, लेकिन कई बार अभी कुछ बड़े रेस्टोरेंट्स होटल्स तो अपना जो एक कागज़ का जो ट्रे बना होता है उसके ऊपर में एल्यूमिनियम फॉइल की शीट्स वो यूज़ करने लगे हैं। लेकिन कई छोटे थैले वाले रेहड़ी वाले से जहाँ से हम पैक करा के लेके आते हैं तो वो प्लास्टिक में ही यूज़ करते हैं, चाय वगैरह को भी प्लास्टिक की थैली में करते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर जब बढ़ता है, चाहे खाने का हो या जब हम बोतल को कार में रख देते हैं उसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो टेम्परेचर से रिएक्शंस करके एक अलग टॉक्सिन्स केमिकल्स बना देते हैं, जो कि सबसे बड़ा कैंसर का कारण बनता है। इसलिए यानी इसका अर्थ ये लगाएं डॉक्टर सोनी, लोग इसे माने या न माने, अपरोक्ष रूप से हम खाने पीने में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे कहीं न कहीं हम कैंसर के खतरे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, कैंसर का जो मुख्य कारण है सर वो प्लास्टिक, और प्लास्टिक से जो डिजनरेट हो रहा है नॉन बायोलॉजिकली, दैट इज ए माइक्रोप्लास्टिक। ये माइक्रोप्लास्टिक क्या क्या नुकसान हमें तो करता ही है, हमारी धरती को क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मैं सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक के बारे में बताता हूँ कि नॉन बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक, जब प्लास्टिक का नॉन बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन होता है और उसकी जो साइज़ है वो फाइबर की फॉर्म में आ जाता है, इवन दो उसकी साइज इज लेस देन 5 mm, 5 मिलीमीटर से कम का साइज हो जाता है, उसको हम माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स जो वर्ल्ड वाइड है मैं एक दो आपके साथ में एक शेयर करना चाह रहा हूँ माइक्रोप्लास्टिक्स और उससे रिलेटेड। 73% बीच का लीटर, मतलब कि उसकी जो सैंड है, जो मिट्टी है, वर्ल्ड वाइड इज अ प्लास्टिक। यानी जो समंदर के बीच पर अब लोग आनंद उठाने जा रहे हैं वो प्लास्टिक का आनंद उठा रहे हैं, प्लास्टिक का आनंद उठा रहे हैं। और 1 मिलियन प्लास्टिक बोटल्स आर बॉट अराउंड द वर्ल्ड एवरी मिनट्स। हर मिनट्स में हम लगभग 1 मिलियन प्लास्टिक के बोटल्स खरीद रहे हैं, जो कि माइक्रो प्लास्टिक का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। 2 मिलियन प्लास्टिक बैग्स आर यूज एवरी मिनट्स। हर मिनट 2 मिलियन प्लास्टिक बैग यूज खरीद रहे हैं। इसीलिए कि ये मुहिम छुड़ी कि क्यों ना एक दिन हम प्लास्टिक फ्री डे मनाया जाए। एक और चीज डॉक्टर सोनी पता चली है कि जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें भी प्लास्टिक का जो माइक्रो उनका इस्तेमाल होता है, और ये भी कहीं न कहीं नदियों के जरिए समंदर में जाते हैं। यानी माइक्रो प्लास्टिक जो आप बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा हमारे समंदर को भी नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, समंदर को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। माइक्रो प्लास्टिक एक्चुअली में हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट होकर हमारी लाइफ साइकिल्स में आ गया, क्योंकि जब भी प्लास्टिक जलता है, अपन कभी सुबह सुबह हम देखते हैं हम लोग के रोड किनारे किसी ने प्लास्टिक जला दिया, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक जला दिया, या कहीं गली में प्लास्टिक जला दिया। वो जो प्लास्टिक जो जलता है उसके जलने के बाद में उसमें से जो कई टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक गैसेस निकलती है, जो फ्यूरान्स हो गया, डायूरेंस हो गए, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हो गया, और जो काले काले कार्बन आप देखते हैं जो बहुत फाइन होता है और उड़ता हुआ जो आसमान में जाता है, कार्बन सूट, और वापस वो फॉल आउट होता है और नीचे ज़मीन पे आके फसल पे या किसी भी वेजिटेशन पे आके बैठता है, और इनडायरेक्टली फॉर्म में वो हमारी लाइफ साइकिल में इंटर होता है, हमारे फूड चेन, फूड वेव में आ जाता है, जो कि इनहेल होके जानवरों में जाता है, क्योंकि गाय का हम दूध पी रहे हैं और भी जो एनिमल प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं, मीट वगैरह जो खा रहे हैं, चिकन वगैरह जो खा रहे हैं, उसमें भी जा रहा है, वो इनडायरेक्टली हमारे फूड चेन में भी आ रहा है और अल्टीमेटली हमारे वो पेट में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो हम बात कर रहे थे कि कैंसर का जो मुख्य कारण जो बनता जा रहा है, हम समझते नहीं कि मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तंबाकू नहीं खा रहा हूँ, मैं और कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर मुझे पेट का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर क्यों हो रहा है? दैट इज़ द रीज़न फॉर। डॉक्टर सोनी, जो पशुओं की बात करें तो ऐसे बहुत सारे शोध है। ज़्यादातर प्राणी और ख़ास तौर पर जो गाय या दूसरे जो प्राणी जो मनुष्यों पर ज़्यादा निर्भर है, स्ट्रे डॉग्स वगैरह, ये लोग भोजन समझकर कोई भी सामग्री खा लेते हैं और उसके साथ प्लास्टिक इनके पेट में जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 80% या 90% गायें जो हैं उनके पेट में प्लास्टिक होता है और इस वजह से एक निश्चित समय बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है?
हाँ, बिल्कुल सच्चाई है सर कि आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कई गायों का ऑपरेशन भी होता है, कई गायें मर जाती है, कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आती है कि 3 किलो 4 किलो 5 किलो प्लास्टिक उसके पेट से निकला है। और हम खुद भी कई बार क्या होता है कि लोग अपने घर की जो रोटी बची हुई है प्लास्टिक में डाल के बाहर फेंक दी, वो गाय से तो खुल नहीं पाती है, गाय उसको प्लास्टिक के समेत, उसकी प्लास्टिक की जो कैरी बैग उसको समेत उसको वो खा लेती है और वो उसकी डेथ हो जाती है। इसी का एक छोटा सा एक फिगर है कि 1.1 मिलियन सी बर्ड्स और एनिमल्स हर साल प्लास्टिक की वजह से मर रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति, और इस भयावह स्थिति की जानकारी हम लिसनर्स आपको इसलिए दे रहे हैं कि हम भी कोशिश करें कि सिर्फ एक दिन नहीं, हमारा पूरा जीवन प्लास्टिक फ्री बन सके। हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोनी, राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण मंडल के आप वैज्ञानिक अधिकारी हैं और प्लास्टिक पर बातें कर रहे हैं जो शायद बहुत डरावनी है। डॉक्टर सोनी, ये बताएं कि हमने ये तो जाना कि प्लास्टिक को जो जलाते हैं वो खतरनाक है, लेकिन ये तय है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसे रोकें या कम करें अलग बात है, इसका डिस्पोजल कैसे हो, क्या व्यवस्था की जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है सर कि जलाने के अलावा भी डिस्पोजल कई सारी प्रैक्टिसेस है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पिछले साल ही एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्शन दिए थे 2016 में, जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का इन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने एक टर्म यूज किया था EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कि जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर और जो ब्रांड ओनर्स है, जो जिस अलग अलग ब्रांड्स के जो आप जो देखते हैं प्लास्टिक पैकिंग आती है, आर रिक्वायर्ड टू रिसाइकिल देयर प्लास्टिक और कलेक्ट देयर प्लास्टिक। कि एनजीटी ने स्ट्रिक्टली गाइडलाइन बनाने के लिए आदेश दिए और सभी राज्य मंडल, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सबको ये कहा कि जो भी ब्रांड ओनर्स है और जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर से, जैसे प्लास्टिक के पाउच में, जैसे हम यहाँ पर हमने शुरुआत अभी सरस डेयरी से की थी कि भाई जो भी आपके प्लास्टिक के जो पाउचेस हैं जिनको आप दे रहे हैं उनको वापस से रिकलेक्ट करने की फैसिलिटी दी जाए, या एक कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई जाए कि आप मान लीजिए कि 10 खाली पॉकेट्स प्लास्टिक के लाके देंगे तो हम आपको 2 रुपये का डिस्काउंट या 1 रुपये का डिस्काउंट उसमें मिलेगा, या विनर्स ऑफ द मंथ या विनर्स ऑफ द, ऐसी कुछ स्कीम बना के लोगों को प्रोत्साहित करे कि वो जो भी प्लास्टिक अपने बैग्स ले जा रहे हैं वो उसको वापस से सबमिट करें, ताकि उसका गेनफुल यूटिलाइजेशन होके उसको रिसाइकल कर सकें और अदर प्रोडक्ट में उसको यूज़ कर सकें, और जो प्लास्टिक इधर उधर बिखर रहा है और इधर उधर जा रहा है, जो सीवरेज में चौक हो रहा है, गाय के पेट में जा रहा है और कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, उससे हम बचा जा सकते हैं। डॉक्टर सोनी, ये नियम सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद इसकी पालना शायद ही हो पाती होगी, क्योंकि ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स, इवन बच्चे भी जो चॉकलेट खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं या कोई चिप्स खा रहे हैं तो उसका पैकेट वो तुरंत फेंक देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि निर्माता कहीं भी उस प्लास्टिक के बैग या वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। ये सर शुरू में तो अभी बहुत डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी के स्ट्रिक्ट डायरेक्शन के अलावा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। हो सकता है आने वालों 5 या 10 सालों में ये जो प्लास्टिक जो रैपर आ रहे हैं, या तो इनका उपयोग पूर्णतः बंद हो जाएगा या कुछ ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जाएगी तो इनको रिकलेक्ट करके इनका रीयूज़ किया जाए। डॉक्टर सोनी, ये माने कि अब हम इस पर नियंत्रण कब पाते हैं, कितना पाते हैं, ये तो भविष्य का प्रश्न है, लेकिन अब प्लास्टिक नुमा जहर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और ये एक तरह से विषैले सर्प की तरह हमारी ज़िंदगी में पसर चुका है। विषैले सर्प की तरह पसर चुका है। बाहर बड़े बड़े दैत्याकार पहाड़ हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि 26,000 टन प्लास्टिक एवरी डे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम एक जागरूकता के अनुसार व्यक्तित्व लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे हम ये जानकारी फैलाएं कि प्लास्टिक का यूज़ हम किस तरह कम से कम करें। अभी जैसे कोरोना में जो कोविड-19 में 2-3 महीने हमारा पूरा मार्केट बंद रहा, तो हमने एक स्पेशल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट्स बनाई है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, सरफेस वाटर बॉडी के वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया कितने सुधार हुए हैं, और इस बारे में हमने जो नगर निगम के इंजीनियर्स उनसे भी डिस्कस किया कि वेस्ट का मिनिमाइजेशन भी कोविड में कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पीपीई किट्स, हैंड ग्लव्स और मास्क में इनकी अधिकता भी बढ़ी है। लेकिन पहले जो प्रकृति में अनुसार हमारा मानना होता है कि मानव जीवन पहले है, प्रदूषण बाद में है, तो इसकी उपयोगिता। भूपेंद्र जी, ये आपने इशारा किया कि अब जब मानव जीवन की बात आई तब भी प्लास्टिक का हमने इस्तेमाल किया और ज़्यादा किया। जो अब मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक है, जो पीपी किट्स या जो भी प्रोटेक्शन के आपके मोड्स हैं तमाम, उनमें प्लास्टिक का यूज़ होता है। फूड पैकेट्स बांटे गए उनमें प्लास्टिक था, तो यानी ये प्लास्टिक का उपयोग तो बढ़ा है। क्या
क्या उपाय अब हो सकते हैं कि हमारे प्रोटेक्शन गियर्स में प्लास्टिक कम हो और इसका डिस्पोजल प्रॉपरली हो? मेडिकल टर्म्स की बात करें सर, मेडिकल में प्लास्टिक को अवॉइड करना नामुमकिन है थोड़ा सा, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट से लेके पीपी किट्स और मास्क और ये सर्जिकल ग्लव्स है, तो डॉक्टर्स के लिए इतना इजी नहीं होता है कि दूसरे ग्लव्स जो रिसाइकेबल हो या जो रीयूजेबल हो उसको इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ करें, क्योंकि जहाँ पर हम कोविड-19 से बचने की बात करते हैं, कोरोना से बचने की बात करते हैं, तो इसके अलावा ऑप्शन अभी कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि मानव जीवन को बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। सेकेंडरी थिंग्स क्या हो रही है वो हमारे बाद में जाते हैं। बाकी ये तो चलो एक्सेप्शन चीज़ है, इतना प्लास्टिक का वेस्ट, इतना उसका जो परसेंटेज है इतना नहीं है जितना इंडिविजुअल लेवल पे हर आदमी अपने अपने अनुसार वो उसको फैला रहा है। तो मैं तो सर आज विश्व का जो आपका प्लास्टिक फ्री इंटरनेशनल फ्री डे है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इंडिविजुअल लेवल से लेके और सोशल लेवल पे भी कि प्लास्टिक जो प्लास्टिक कैरी बैग और जो छोटे मोटे प्लास्टिक जिनको हम यूज़ किए बिना भी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसानी से जी सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, उसको अननेसेसरी उपयोग में ना लाएं। डॉक्टर सोनी, जाते जाते इसी को एलिबरेट करते हुए हमारे तमाम लिसनर्स को, खास तौर पर लेक सिटी, और लेक सिटी में सबसे बड़ी समस्या है कि झीलों में भी बहुत सारा प्लास्टिक का पोल्यूशन है, लोग चीज़ें खाकर फेंकते हैं, बॉटल्स फेंकते हैं, तो झीलों में भी प्लास्टिक का प्रदूषण है, उन्हें क्या सलाह देंगे? उदयपुर वासियों को मैं यही सलाह देता हूँ। वैसे तो उदयपुर में काफ़ी लोग जागरूक हैं, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं तो सारे झील प्रेमी खुद सफाई में लगे रहते हैं। यहाँ पर जो तेज शंकर पालीवाल जी झील प्रेमी हैं और झील संरक्षण सदस्य हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वो फ़ोन कॉल पे मुझे बुला के, और कई प्रॉब्लम्स हम लोग मिलके करते हैं, कलेक्टर साहब के या जो जिला प्रशासन के थ्रू करते हैं। लेकिन मैं मेनली जो कहना चाहूँगा कि जो सब्जी खरीदने, फ्रूट्स खरीदने और छोटा मोटा सामान खरीदने आप जाते हैं तो प्लीज़ अपना कपड़े का थैला जरूर अवश्य साथ में रखें। जैसे हम पॉकेट में रुमाल रखते हैं, इसी तरह से हम 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर से उसमें एक कपड़े का थैला रखें। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक कैरी बैग और जो प्लास्टिक के छोटे सामान हैं उसको अवॉइड करें। उदयपुर एक बहुत सुंदर जगह है, झीलों की नगरी है, प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाएं, स्वच्छ बनाएं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोनी, आपका बहुत बहुत आभार।